ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है पेरिस, फ्रांस में हो रहे 33वें ओलंपिक खेलों की दैनिक रिपोर्ट। 33वें ओलंपिक खेल पेरिस 2024। 10 मीटर एयर पिस्टल के मिश्रित युगल वर्ग में मनु भाकर और सरबजोत सिंह लगाएंगे कांस्य पदक पर निशाना। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूता कांस्य पदक से चूके। महिला टेबल टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी मनिका बत्रा। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने बनाई अंतिम 16 में जगह। जापान अभी भी बना हुआ है पदक तालिका में शीर्ष पर। पेरिस में खेले जा रहे 33वें ओलंपिक खेलों पर हमारी विशेष रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं मैं महेंद्र सिंह लालस। नमस्कार। पेरिस से 250 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर स्थित है शार्ट्रू। यहीं मौजूद थे नीतीश अरोड़ा भारतीय निशानेबाजी दल के प्रदर्शन का जायजा लेने। अब तक के सबसे बड़े निशानेबाजी के दल से बहुत आशाएं थी। दूसरे ही दिन मनु भाकर के कांस्य पदक ने उम्मीदें बढ़ा थी। तीसरे दिन भारतीय समय के अनुसार हर 15 मिनट पर मैचेस शेड्यूल थे, जिनकी शुरुआत हुई दोपहर 12:30 पर ट्रैप मेंस क्वालिफिकेशन राउंड से। हवा में उड़ते टारगेट पर निशाना साधने के लिए भारतीय ट्रैप शूटर पृथ्वीराज शूटिंग रेंज पर उतरे। 3 राउंड खत्म होने पर उनका स्थान 30वां था। 12:45 पर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम के क्वालिफिकेशन राउंड के लिए 2 भारतीय जोड़ियां सरबजोत सिंह और मनु भाकर, अर्जुन चीमा और रिदम सांगवान शूटिंग रेंज पर थी। सरबजोत को 10 मीटर एयर पिस्टल में नजदीक से फाइनल बर्थ मिस करने के घाव को पीछे छोड़ना था और मन्नू को कल के कांस्य पदक की खनक से आगे बढ़ना था। कुछ ऐसा ही हाल दूसरी टीम का भी था। सरबजोत सिंह और मनु भाकर दोनों ही निशानेबाजों ने इमोशंस पर काबू करते हुए कांस्य पदक के लिए अपनी जगह बना ली। तो चौथे दिन मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी कांस्य पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगी और उनका मुकाबला होगा कोरियाई जोड़ी से। मनु भाकर I hope that India finishes strong and we win a lot of medals. इसके ठीक 15 मिनट के बाद भारतीय समय अनुसार 1 बजे शुरू हुआ महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल का फाइनल। भारतीय निशानेबाज रोमिता जिंदल ने क्वालिफिकेशन राउंड में अच्छी फॉर्म का परिचय देते हुए 5वें स्थान पर रहते हुए फाइनल्स में जगह बनाई थी। पर आज का मैच बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच रहा, जिसमें स्वर्ण और रजत पदक के विजेताओं ने ओलंपिक्स गेम रिकॉर्ड की बराबरी की और दोनों में शूट आउट से नतीजा निकाला गया। विनर रही 16 वर्षीय कोरियाई खिलाड़ी बेन च्यूजियान। रजत चीन की 17 वर्षीय ह्योंग यूतिंग के हाथ लगा। 7वें स्थान पर रही भारतीय निशानेबाज रमिता जिंदल से हमने पोस्ट मैच विश्लेषण में ये सब प्रश्न उठाए। मैंने अपना बेस्ट दिया हर शॉट में एंड बहुत ही कॉम्पिटिटिव फाइनल्स तो था ही, बट आई वॉज इन द मोमेंट। आई एम ग्लैड। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, पर मुझे लगता है कि ये सब से मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिला है, लर्निंग्स मिले हैं कि इट्स नेक्स्ट सीज़न के लिए एंड आई थिंक आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर विद ऑल दीज फीलिंग्स। इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद सच हाई स्कोरिंग फाइनल्स इन सच अ बिग टूर्नामेंट, but I really enjoyed it and learned a lot from it. Right now I'll take some break and have some recovery and then come back for the next season. तीसरे दिन का आखिरी मुकाबला था पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल का फाइनल मैच। क्वालिफाई किया था अर्जुन बबूता ने। भारतीय समय अनुसार मैच 3:30 पर शुरू हुआ। 12वें निशाने तक अर्जुन अपने प्रतिद्वंदी से केवल 1 अंक ही पीछे चल रहे थे, नंबर 2 पर थे। अधिकतर मैच में नंबर 2 पर काबिज रहे, पर फिर एक खराब शॉट के लगते ही पदक अर्जुन के हाथ से फिसल गया। चौथे पायदान पर सिमट कर रह गए। अपनी निराशा को अर्जुन ने कुछ यूं व्यक्त किया। मेरा आज का यही फोकस था कि मैं अपनी शूटिंग अच्छी करूं। शूटिंग अच्छी होएगी तो अपने आप ही मेडल भी आएगा। तो मेरा सारा का सारा ध्यान मेरे प्रोसेस पे था, मेरे कर्म पे था। किस्मत कह सकता हूं मैं थोड़ी बहुत कि आज नहीं लिखा था, तो इसलिए आखिरी शॉट पे जाके चीज़ें नहीं वर्क करी। मेरे पास कम वर्ड्स हैं आज, मेरे को अभी खुद ही एक्चुअली प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ इतना, तो डिसहार्टनिंग है काफ़ी कि इतना पास आकर भी नहीं आ पाया। ये भी एक हाई स्कोरिंग मैच था और टोक्यो ओलंपिक्स के सिल्वर पदक विजेता चीन के 19 वर्षीय निशानेबाज शेंग लियोन ने नए ओलंपिक गेम्स रिकॉर्ड के साथ 2052.2 अंकों के स्कोर के साथ पदक अपने नाम किया। शूटिंग मुकाबले के चौथे दिन पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा का क्वालिफिकेशन राउंड जारी रहेगा। इसके साथ ही महिलाओं की ट्रैप शूटिंग के मुकाबले भी शुरू होंगे, जिसमें राजेश्वरी कुमारी और श्रेयसी सिंह अपनी चुनौती पेश करेंगी। लेकिन सबकी नजरें 10 मीटर एयर
पेयर मिक्स टीम के ब्रॉन्ज मेडल मैच पर टिकी रहेंगी, जिसमें सरबजोत सिंह और मनु भाकर अपनी चुनौती पेश करेंगे। शौतों शूटिंग कॉम्प्लेक्स से आकाशवाणी के लिए मैं नीतीश अरोड़ा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों से इन ओलंपिक खेलों में ढेर सारी उम्मीदें हैं। सोमवार को कोर्ट में क्या कुछ हुआ, बता रहे हैं साबियो नोरोन्हा। There was mixed luck for India at the Porte de la Chapelle Badminton Arena today. In women's doubles, Ashwini Ponnappa and Tanisha Crasto lost their second match of the tournament to the Japanese pairing of C. Shida and An Matsuyama, 11-21, 12-21. In men's doubles, Hangzhou Asian Games gold medalists Ranki Reddy and Chirag Shetty moved into the quarters after their German opponents of Marvin Seidel and Mark Lemsford withdrew from the tournament. The best moment of the day, however, in badminton belonged to the 2022 Commonwealth gold medalist Lakshya Sen, who encountered some turbulence before beating Julian Karaji in the men's singles, after which he spoke to Akashwani. Lakshya, a good match for you, and in the first game you were trailing frequently, but looks like you saved the best for the last. Even though you were trailing 15-17, you took the first set. Yeah, I think I was struggling a little bit in the beginning to find a good length from the first court, but again happy with the way I just stuck in there. I mean, fought every point till the last, and at the end I could really hold on the nerves and convert the first set. And then second game it gave me a lot of confidence, and yes, I was against the wind and I could play my shots freely, and happy with the way I played today. In the second game, you really took off, sort of. Were those words of encouragement given by the two legends? Did it make a difference? It's so nice to have them around. Yes, I think having them sitting behind you gives you a lot of confidence, and I think at times when in between the points when they tell you something, I think it's really helpful, and I think the reading of their game is really good. And once I'm inside and how the game is going, they're really sharp with their advices from behind. That's something special that over the last few months have Vimal and Prakash done to get you back. You're looking and you're looking in really good shape. Yes, I think we have done a lot of hard work, and I think Prakash sir and Vimal sir have been there since I was 10, and they have been helping me. And in the last few months, it has been a little bit extra, 10%, I would say, from my end, from everybody's end, the whole team. So, and finally, you've been to the Asian Games, the Commonwealth Games, and the Olympics. How does it feel at the Olympiad in Paris? Yes, I think I feel blessed to be here and playing in this tournament, and I think I've always dreamt of playing in this tournament. येवदु मनो स्टेडियम में आज ग्रुप बी का दूसरा मुकाबला खेलने भारतीय हॉकी टीम के सामने थी अर्जेंटीना। क्या कुछ हुआ वहां, जानते हैं शिबू जॉर्ज से। पेरिस 2024 के पुरुष हॉकी के पूल बी के अपने दूसरे मैच में भारत अर्जेंटीना के साथ मुकाबला ड्रॉ करने में सफल रहा। खेल के अंतिम पलों तक भारत 1-0 से पिछड़ रहा था। खेल समाप्ति के सिर्फ 1 मिनट पहले पेनल्टी कॉर्नर के लिए भारत के दावे को वीडियो रेफरल के बाद मान लिया गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर लिया, फाउल, एक और पेनल्टी कॉर्नर, फिर एक बार फाउल, और फिर तीसरे पेनल्टी कॉर्नर को गोल में डाल हरमनप्रीत सिंह ने भारत को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह। हमने अगर ड्रॉ भी किया तो वो एज ए टीम हमने अचीव किया है, सबका योगदान है इसमें। पोजीशन हमारे पास था, पेनल्टी कॉर्नर्स हमें ज्यादा मिल रहे थे, गोल हो नहीं पा रहे थे, और ये गोल हम पे पहले हो गया। नहीं, जो आई थिंक जो माइंड सेट है हमारा, आई थिंक चाहे आप लीड कर रहे हो चाहे आप पीछे हो गोल से, आपकी जो गेम है आई थिंक वो सेम रहनी चाहिए, और यही हम कर रहे थे। जैसे आपने बोला है कि बिल्कुल हमारे पास बॉल पोजीशन बहुत अच्छा था, हमने चांसेस क्रिएट कर रहे थे, जो हम प्लानिंग करके आए थे कि किसी एरिया में जाके आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है और सर्कल एंट्री करनी है, और आई थिंक वो हम बहुत अच्छे से कर रहे थे। बट जो फिनिशिंग है हमारी और बेहतर हो सकती है। हमारे कुछ शॉट्स हुए हैं हमारे, और जो पीसी के इतने सारे पीसी मिले हमें, क्योंकि आज की हॉकी में फ्लैग फ्लिक बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बट उसके साथ साथ जो ओपोनेंट्स के, जहाँ हमारी टीम के जो फर्स्ट रशर हैं, आई थिंक दे आर रियली गुड। फ्लिकर के लिए टफ तो होता जा रहा है, बट समय के साथ कुछ नई टेक्निक, आई थिंक जो नए प्लानिंग जो एनालाइज करके हम उसको
नई टेक्निक लेके आ सकते हैं। तो आई थिंक उस पर हम काम कर रहे हैं, वर्क हो रहा है, ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। पहले क्वार्टर में दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर रहीं। दूसरे क्वार्टर के 22वें मिनट में अर्जेंटीना के लुकास मार्टिनेज ने गोल कर अपनी टीम को बढ़त दिला दी। इसके बाद भारत ने काफी जोर लगाया पर गोल करने में असफल रहे। मनप्रीत सिंह, हमने गोल जब खा लिया था उसके बाद हमारी जो गेम चल रही थी आई थिंक हम गोल के पीछे जा रहे थे, गोल निकल नहीं रहा था, बट स्टिल जो मोमेंटम था जो टीम का वो अच्छा रहा है और स्टिल बहुत पीसी क्रिएट किए, बहुत जो ट्राई कर रहे थे फील्ड गोल मारने के लिए। आई थिंक गोलकीपर उनके अच्छे खेले हैं। यही सीख है कि जो आने वाले मैचेस हैं वो जल्दी जो आउटकम है वो जल्दी हम अपना अच्छा करें। तीसरे क्वार्टर में भी भारत ने दबाव बनाने की कोशिश की पर अर्जेंटीना भी तेजी से पलटवार कर रहा था। भारतीय दर्शकों की धड़कनें तब थम सी गई जब वीडियो रेफरल के बाद 35वें मिनट में अर्जेंटीना को पेनल्टी स्ट्रोक मिला। हालांकि अर्जेंटीना इस सुनहरे मौके का फायदा नहीं उठा पाई। भारतीय कोच क्रेग फुलटन ने मैच का कुछ इस प्रकार आकलन किया। We didn't start too well. They started better than us, but then we had a few PCs and they defended them well, and then it was just third quarter was better from us, and then we just couldn't find that goal, and then they had a few chances. Like, it's a difficult game. I mean, we've got 5 pool games and we've done 2 and we've got 4 points from 2 games, so that's a good start. पूल बी के एक दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 2-1 से हराया। आज भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। टेबल टेनिस में भारतीय चुनौती कहां तक पहुंची, जानते हैं सुधीर राजौरिया से। टेबल टेनिस में कल हरमीत देसाई और अचिंता शरद कमल के हार जाने के बाद पुरुष सिंगल्स में भारत की चुनौती समाप्त हो गई थी। उम्मीद बची थी तो सिर्फ महिला एकल में श्रीजा अकुला और मनिका बत्रा से। आज राउंड ऑफ 32 में मनिका बत्रा के सामने थी फ्रांस की प्रीतिका पवाड़े। 19 वर्षीय प्रीतिका का जन्म यहीं पेरिस में हुआ और लोकल फेवरेट होने से दर्शकों का सारा सपोर्ट उनके साथ था। पूरा हॉल उनके लिए एक पॉइंट पर तालियां बजा रहा था और उनका उत्साह बढ़ा रहा था। लेकिन अनुभवी मनिका बत्रा इससे प्रेशर में नहीं आई और भारतवासियों की उम्मीदों पर खरी उतरी। मनिका ने भारतीय टेबल टेनिस के इतिहास में एक और नया पन्ना जोड़ दिया जब उन्होंने ऐसी पहली भारतीय होने का एजाज हासिल किया जो ओलंपिक के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ऑफ कोर्स मैं ये सोच के नहीं आई थी कि आई वांट टू मेक अ हिस्ट्री कि मैं प्री क्वार्टर पहुंचूं, बट यस आई एम रियली हैप्पी कि ये हुआ है एंड आई एम रियली लकी ब्लेस्ड टू डू दिस। बहुत खुश हूँ पेरिस में रह के फ्रांस को हराना बहुत बड़ी बात है क्योंकि क्राउड आया था जो उनके लिए चेयर कर रहा था। सो आई एम रियली हैप्पी एंड लकी। सम पीपल वर देयर टू सपोर्ट मी, माय कोच, माय पर्सनल कोच एंड ऑल द इंडियन टीम, एंड आई सॉ पीपल आल्सो चीयरिंग फॉर मी, इंडियन पीपल। सो आई एम रियली हैप्पी that I defeated the higher rank. आज की अपनी रणनीति पर मनिका का कहना था, After the match, I realized that I didn't play to her forehand because मैच जाने से पहले मैंने कोच के साथ डिस्कस किया था कि I will play to her forehand, but I was getting points from backhand, so I continuously played on her backhand. She was missing a lot. I didn't want to change that. तो वो बहुत हेल्प किया कि मैंने उसका बैकहैंड ही पकड़ा एंड यस बीच में फोरहैंड खेला क्योंकि आई डोंट वांट कि वो सोचे कि बस बैकहैंड पे आ रहा है। सो यस आई चेंज्ड इट। आगे की चुनौती के लिए भी मनिका पूरी तरह तैयार दिखी। When I'm off court, when I'm on court, I try to keep myself calm. I do breathing exercise that really helps me during the match. And yes, let's see what happens next. And I'll just, like I always say, I want to enjoy every point, every game when I go there. I want to give my all effort. कहीं से भी ball उठाना, I'll do that. So for myself and for my country. So yes, I'll give my full effort in next round also, जिसके साथ भी खेल। आकाशवाणी की सेंट्रल प्रोडक्शन टीम के लिए पेरिस से मैं सुधीर राजौरिया। फ्रेंच ओपन जिस क्ले कोर्ट पर होता है उस रोला गारो से जुड़ी है टेनिस की कई महत्वपूर्ण घटनाएं। यही मौजूद थे वी शिव कुमार। The metro train on line 10 stopped with a full load of spectators at Porte de Hotel. The stewards and volunteers yelled out aloud, "Roland Garros par ici." There must have been at least 1,000 people in queue at 11 a.m. for the match scheduled at noon between Rafael Nadal and Novak Djokovic. It was a slow, patient waltz to the entrance where the media were separated from the spectators. The home for tennis royalty, Roland Garros, of men who toiled on clay to claim glory in the sport, of
a superb exhibition of tenacity as the stands at the Philippe Chatrier Center Court scream out, "Victory belongs to the most tenacious." The first match of the day was the ladies' world number 1 Iga Swiatek of Poland taking on Diane Parry of France. Iga displayed her class and claimed the match 6-1, 6-1 and is through to the next singles round. Roland Garros, named after a pioneering aviator from France, is the only Grand Slam played on clay, the others being played on grass or hard surfaces. It was in 1975 that the French Championship was thrown open to amateurs and declared a major championship by the International Lawn Tennis Federation. In March 2007, equal prize money was announced for ladies on par with men. The center court Philippe Chatrier, built in 1928, is the principal venue, seating over 15,000 spectators. In 1994, Court Suzanne Lenglen was built with a capacity of 10,000 odd spectators. The complex has several courts now, and the tennis event of the 33rd Olympic Games is being held at over 18 courts in the 12-hectare complex. The clay courts today waited with bated breath for the arrival of the champions, two legends of the game, probably meeting for the final time in a major event, that too at the Olympic Games. Nadal has the record of having won the French Open 14 times, but in Monday's match, Djokovic raced off to a 4-0 lead and a 6-1 first set victory before Nadal could regain form in a fight back, taking the score to 4-all in the second set. It was evident that the match was going only one way. The boisterous crowd was all for Nadal, egging him on to take the match to the third set. There were some splendid volleys and passing shots, services from both players nearly touching the 200-kilometer mark. But it was Djokovic's day and Nadal had to concede defeat, with Djokovic winning 6-1, 6-4. Akashvani spoke to spectators and those associated with the game who had arrived for the matches today. Here's a physio from Team Australia. Yeah, certainly the crowd is pretty crazy in there at the moment as well. I know that a lot of the players talk about how passionate the supporters are here, so that's a bit of a difference too. I was downstairs working, but I was watching on TV, and even through there you could hear the crowd from the treatment room, so it was pretty exciting. Two ladies who've come all the way for the Olympic Games from Britain. I think it's the best slam for fan experience. I feel like it's much easier to get tickets. There's so much different things going on. It's in a great city as well. Yes, I'm Aisha. I'm from London, like Matt. And yeah, we both watched the Nadal match. Again, I've been to Roland Garros quite a few times, but it's different seeing the tennis here. They've got a DJ on court. It's a very different vibe. It's much more sort of party atmosphere. Actually going to the outside court, seeing the Brazilian fans, the French fans. That's quite a crazy sort of, French fans are always quite crazy, but this has actually been really lovely to see lots of other countries out there with their flags and everything in really joyous atmosphere. Yeah, and actually seeing some late night matches. We were watching matches at 10 p.m. last night. That's quite unusual. A Nadal fan who chases him across Europe. Victor de Arce, I'm from Spain. The match today is, I think so, is the match for the history because it's I think so is the last one Nadal versus Djokovic, and it's a good match because Nadal played very, very well, but Djokovic played better. It's my first time here, and it's an incredible place, incredible atmosphere. Tennis and the sports world has been fortunate to have seen champions like Djokovic and Nadal. Here's wishing them all the best. This is Shivakumar from the Philippe Chatrier Center Court at Roland Garros in Paris. राकेश जैन आज पहुंचे इंडिया हाउस और वहां से लेकर आए हमारे लिए ये स्टोरी। पेरिस ओलंपिक खेलों में इंडिया हाउस की अभिनव शुरुआत हुई है। यहाँ खिलाड़ियों, कलाकारों और पेरिस वासियों को भारत की एक छोटी तस्वीर नजर आती है। यहीं पर भारत से आए कई कलाकार अपना हुनर दिखा रहे हैं। यहीं हमारी मुलाकात हुई मुंबई से आई मशहूर मेहंदी क्वीन वीना नागदा से। मैं 42 इयर्स से मेहंदी कर रही हूँ और वो पहला दिन मैं मेरी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि उस दिन फर्स्ट डे ही मुझे पूनम ढिल्लों जी मिले थे और उस दिन उन्होंने खाली 1-2 वर्ड बोले थे कि आपकी मेहंदी बहुत ही ब्यूटीफुल है। उन्हें एक ही हाथ में लगानी थी और उन्होंने दोनों हाथ में लगा दिया और मेरी सफर शुरू हो गई उस दिन से। और पेरिस में मुझे भी एक प्राउड मोमेंट हो रहा है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। 16 साल की उम्र से मेहंदी लगाने की शुरुआत की
और अब मेहंदी ने आज मुझे कहाँ पहुँचा दिया है। करण जौहर की मूवी कभी खुशी कभी गम से आज मैं इंडस्ट्री में आ गई और कोई भी दुल्हन ऐसी नहीं है जिसको मैंने मेहंदी नहीं लगाई है। चाहे बॉलीवुड में मूवीज में मेहंदी हो, चाहे उनकी ओरिजिनल शादी हो, सब में मैंने मेहंदी लगाई है। दीपिका जी के लिए मैं लेक कॉमो गई थी, इटली गई थी और सोनम कपूर 6 साल की थी तब से मैं उसको मेहंदी लगा रही हूँ। ये मेहंदी ने मेरा पूरा जीवन चेंज कर दिया। मैं सबके हाथों में मेहंदी लगाती हूँ। ये खुशी का त्योहार है। आज सबके घर में जाके मैं खुशी बांटती हूँ और मेहंदी लगाती हूँ। मेहंदी का कलर निखरते निखरते लाल हो जाता है, पर वो मेहंदी ने मेरा पूरा जीवन चेंज कर दिया, क्योंकि आज ये मेहंदी है तो ही मैं आज यहाँ पे हूँ। मेहंदी तैयार करने का वीना नागदा का अपना साधारण तरीका है। मेहंदी में हमारे जो पाउडर है, हमारा मारवाड़ से सौरजट से जो पाउडर आता है बारीक वाला, उसको हम लोग छान के उसकी मेहंदी बनाते ओरिजिनली, नो केमिकल। हाँ, मेहंदी जो ग्रीन मेहंदी रखना है उसको 2-3 आवर्स रखना है, पानी में हाथ नहीं डालना है। तो ये मेहंदी जो है उसका कलर जो है ओरिजिनल आता है। पेरिस में किस तरह की मेहंदी की डिमांड है? गोल्डन मेहंदी लगा रहे हैं हम लोग और फिर मरून मेहंदी भी लगा रहे हैं और ग्रीन मेहंदी जो हमारा इंडिया का कल्चर है वो आज यहाँ हम लोग मेहंदी लगा के बता रहे हैं, तो सब लोग इतना खुश हो रहे हैं। ओलंपिक्स के रिंग बना रहे हैं, एफिल टावर बना रहे हैं, पीकॉक बना रहे हैं और उनको इंडिया का पीकॉक, एलिफेंट बहुत पसंद है। और एक खास बात बोल, अभी तीज का त्योहार चल रहा है, तीज का झूला बना दो, तो बोल रहे कि हमारा तीज तो यहाँ ही अच्छा बन गया। तो मेहंदी में भी उनके हस्बैंड का नाम लिखा है, उसके हस्बैंड भी खड़े हैं, तो आज मैं वो मेहंदी यहाँ कर रही हूँ। आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं स्पोर्ट्स में नहीं गई हूँ, फिर भी आज मैं ओलंपिक में बैठी हूँ। एक और जहाँ भारतीय खिलाड़ी पेरिस के अलग अलग कोनों में अपने प्रदर्शन से रंग बिखेर रहे हैं, वहीं वीना नागदा मेहंदी के रंगों के जरिए भारत की खुशबू समूचे पेरिस में बिखेर रही है। आकाशवाणी के लिए इंडिया हाउस से मैं राकेश जैन। ऐतिहासिक अमरीद इलाके में हो रही है तीरंदाजी की स्पर्धाएं। यहीं मौजूद थे शौर्य चौधरी आकाशवाणी का माइक लेकर। The sense of despair and deja vu intermingled for the Indian archers under the blazing sun at the Awalid compound yesterday. They have been here before and it does not get easy. Granted, Indian recurve archery's poster boy Dheeraj Bommadevara is taking part in his first Olympic Games, but he also carried the burden of legacy. And today was a particularly bad day for the ace archer as he and his teammates, veteran Tarundeep Rai and Praveen Jadhav, suffered a shock loss in the men's team quarterfinals to lower seeded Turkey. They had never lost to them before, but records are meant to be broken. And unluckily for India, the Olympics was the setting. Turkey had won a closely fought classification match early in the morning to get the right to play third seeds India. They were clearly the underdogs here, but they came out on the front foot in the very first end, shooting 10s and 9s with ease. India looked to be carrying the weight of expectations and Dheeraj misfired early, landing a mere 7. There was a heat wave pulsing through the beautiful city with its classic and baroque architectural marvels, but there was gloom surrounding the Indian contingent. The first set lost, the Indians needed to regroup, but a couple of 8s meant they were down 4-0 in quick time and staring down the barrel. There was a comeback of sorts with Praveen especially shooting well and Turkey finally landing a 7, but another misfire from Dheeraj in the crucial last set meant they went down 6-2 in the end. It was a tough pill to swallow for Bommadevara, who had been magnificent in the ranking round, but he held his head high while speaking to us later. थोड़ा सा डिफिकल्ट था विन का, पर सभी के लिए वो सेम ही है। उसमें हम लोग नहीं कर पाए एंड मैं नहीं कर पाया स्पेसिफिकली, और हम लोग ऑफ कोर्स हारे। इट्स बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, पर अभी इधर रुकेंगे नहीं हम लोग। अभी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है तो आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। Tarundeep Rai has been here and done that, suffered through this agony in multiple Olympics, and he offered a sage-like, almost stoical analysis. देखिए, प्रेशर में तो सबको ही रहता है, हम लोग भी थोड़ा बहुत थे, बट इट्स ओके, वो अच्छा वाला प्रेशर है। हम लोग ने एक प्लान करके गए थे कि अपना बेस्ट शॉट्स निकालने का जो प्रोसेस होता है हमें पूरा उस पर फोकस रहनी चाहिए। वो करने पे हम लोग इंक्लूडिंग मी एंड एज वेल एज माय टीम, वो 80% तक ही हम कामयाब हो पाए थे। एंड बट बाय द टाइम जब हम कर पा रहे थे तो इट्स बीन लेट। तो मेन मिस्टेक हम लोगों ने फर्स्ट राउंड में किया था, तो फर्स्ट राउंड का जो भरपाई जो है हम नहीं कर पाए। Praveen Jadhav also promised to remain focused in his processes in the individual round. मैं अपना प्रोसेस में ही काम करूंगा, वो रिजल्ट का सोचूंगा तो उसमें भी आधा भूल जाऊंगा। The initial setbacks had resulted in India losing too much ground, and yet again
A team Olympics medal eluded them yesterday, but it was a different story for Turkey as they went on to win a bronze later in the afternoon, their first team Olympics medal in the sport. Here's their archer, Mate Gazos, speaking about the stunning win over India earlier. We're really happy because this is first medal in Turkey history, first team medal. No India match, no easy because India strong team. We accept some good end and also India shot one good end. It is no surprise that South Korea's virtuoso archers went on to win gold. They have made recurve archery their own playground after all. How? We asked ace Korean archer Woo Jin Kim. He spoke to us through an interpreter. 말로는 설명할 수 없지만 그냥 무언가 It's not really easy to describe, but there is a system in Korea. There was joy for the vociferous home support as well as the La Blue, the hosts, won silver after a great tournament, even if they were outplayed by the Koreans in the final. So it's back to square one for Indian archery at the Olympics. There has been so much success at World Cups and other elite events, but the Olympics remain a different kettle of fish. Today, some Indian archers will be back in action in the individual men's and women's rounds as they continue their quest for the first Olympic medal in archery. This is Shaurya Chaudhary reporting from Paris for Akashvani. तरणताल में क्या कुछ हुआ जानते हैं सावियो नोरोन्हा से। There were 3 medal events in swimming at the Paris Olympics yesterday. In the men's 100-meter backstroke final, Italy's legend Thomas Chacon took the gold, beating Su Jiaju of China and USA's Ryan Murphy. In the women's 100-meter breaststroke final, Tatiana Smith of Republic of South Africa took the gold, while China again had to be content with the silver when Tang Kyuntang finished second and Ireland's Mona McSharry took the bronze. The final event of the night was the women's 200-meter freestyle final, where Australia got the gold and the silver with Molly O'Callaghan and Ariane Titmus taking the first 2 places, and Hong Kong's Siobhan Bernadette Hoggy took the bronze. Lots more coming up in the world of swimming at the Paris Olympiad 2024. पदक तालिका के साथ राकेश जैन। पदक तालिका में जापान पहले, फ्रांस दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर रहा। जापान ने कुल 6 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य कुल 12 पदक हासिल किए। मेजबान फ्रांस ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 3 कांस्य के साथ कुल 16 पदक। चीन ने 5 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य के साथ कुल 12 पदक। भारत 1 कांस्य के साथ 26वें स्थान पर बना हुआ है। आज निशानेबाजी में ट्रैप स्पर्धाएं होगी, साथ ही मनु भाकर और सरबजोत सिंह लगाएंगे 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक पर अपना निशाना। अंकिता भगत, भजन कौर और धीरज बोमदेवरा तीरंदाजी की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में आज अपना अभियान शुरू करेंगे। हॉकी में भारत के सामने होगी आयरलैंड की टीम। आज शाम 4:45 पर सुनना न भूलें आकाशवाणी पर इसकी कमेंट्री। बैडमिंटन में रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी और तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा आज खेलेंगे अपने अपने मैचेस। मुक्केबाजी के क्वार्टर फाइनल में आज अमित पंगाल और प्रीति अपने अपने बाउट्स लड़ेंगे, वहीं जास्मिन लंबोरिया खेलेंगी अपना प्री क्वार्टर फाइनल बाउट। आकाशवाणी पर हम आपको देंगे 33वें ओलंपिक खेलों के पल पल की खबर, ब्रेकिंग न्यूज और आवरली अपडेट्स के जरिए। कल इसी समय सुनना न भूलें पेरिस ओलंपिक खेलों पर हमारी विशेष रिपोर्ट। फिलहाल महेंद्र सिंह लालस को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये थी पेरिस ओलंपिक खेलों की दैनिक रिपोर्ट। आलेख, स्वर और प्रस्तुति महेंद्र सिंह लालस। 33वें ओलंपिक खेल पेरिस 2024। अभी आप सुन रहे थे पेरिस फ्रांस में हो रहे 33वें ओलंपिक खेलों की दैनिक रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा पेरिस फ्रांस में तैयार किया गया और आकाशवाणी दिल्ली द्वारा प्रसारित किया गया।